हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइविंग पाथ पे आप सबका स्वागत है। तो फिजिक्स की लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उसके बाद आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उसे शेयर करिए, उसे लाइक करिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ठीक, तो आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। आज का हमारा टॉपिक ठीक क्या है? इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें सबसे पहला हम क्या देखेंगे कि अगर हम किसी भी रॉड को अगर हम ऑब्लिकली अगर हम उसे पार्शियली इमर्स करते हैं, मतलब डुबोते हैं इन वाटर, तो हमें कैसा दिखता है? बेंट दिखता है। ठीक, एट द वाटर सरफेस। ठीक, इसका रीजन देखेंगे, इसको अच्छे से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा इफेक्ट क्या हमें देखना है कि ऐसी एग्जांपल अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा कि राइट सम एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे? तो वही पॉइंट वाइज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये लिख दीजिएगा, इसे हम डायग्राम के साथ अभी समझेंगे। ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब डायग्राम के साथ, रे डायग्राम बना के। ठीक, तो दूसरा क्या है? एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर। ये बहुत आप लोग देखे भी होंगे, प्रैक्टिकली भी इन सब एग्जांपल्स को आप ऑब्जर्व किए होंगे। बस मुझे थोड़ा सा बताना है कि उसका रीजन कैसे और रे डायग्राम कैसे उसका बनेगा। ठीक है, रे डायग्राम की हेल्प से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। क्या है? एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। ठीक, और तीसरा हम क्या देखेंगे? सबका रीजन एक ही है। ठीक, रिफ्रैक्शन। वो मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, बाकी दोनों भी आ जाएगा, लेकिन मैं हर एक एग्जांपल को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब पूल, स्विमिंग पूल हुआ, ठीक है, ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। ठीक, तो ये हमारे 3 पॉइंट हैं। इन्हें हम इन तीनों पॉइंट को रे डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, तो आइए लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस वो क्या है? अगर हम किसी रॉड को अगर इमर्स करें वाटर में, तो हमें जहाँ पे सरफेस होता है, वाटर का सरफेस होता है, इंटरफेस पे हमें क्या क्या दिखता है? बेंड दिखता है। तो इसका मैं रे डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो ये है, ये हमारा वाटर है। ठीक, ये एयर है। ठीक, और ये हमारा रॉड आ रहा है। ऑब्लिकली का क्या मतलब होता है? ये सरफेस हमारा इंटरफेस है। ठीक, मैंने बताया था जहाँ पे दो अलग अलग मीडियम की बाउंड्री होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। ठीक, तो ये जब रॉड ऐसे इमर्स कर रहे हैं हम, देखिए ये रॉड है, ये ऑब्लिकली इमर्स हो रहा है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है, ये सरफेस से किसी एंगल पे है, इंक्लाइंड है। ठीक है, नॉर्मल नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस के। जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये मेरा नॉर्मल हो गया। ठीक, इस सरफेस के ऊपर, लेकिन ये क्या है? यहाँ पे ये ऑब्लिक है, किसी सर्टेन एंगल पे है, ऐसे इंक्लाइंड है, ये परपेंडिकुलर नहीं है हमारे सरफेस के। ठीक है, तो इंटरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल। ये क्या है? रॉड। ठीक, हमने इसे इमर्स किया है किसमें? पानी में। ठीक, तो एयर और वाटर में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है सबका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस अभी आप टर्म सुन लीजिए, मैं इसे आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो अब देखते हैं इसमें होता क्या है। ठीक, तो जो इसका बॉटम है, यहाँ से रे ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, इसके बॉटम से रे ऐसे ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप एक नॉर्मल बनाएंगे, एक नॉर्मल यहाँ पे बनाएंगे। तो आप अब देखेंगे क्या कि जब ये रे यहाँ से आ रही है, ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे चल रही है हमारी रे, तो ये डेंसर मीडियम में है। ये वाटर एयर से तो डेंस है, तो डेंसर मीडियम में। अब डेंसर से हम रेयर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो उधर क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगा? बेंड कैसे करेगी लाइट? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, और यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा ऐसे। ठीक, तो मान लीजिए अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, अगर वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है हमें, अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसे है, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे हमें ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, कोई आई है यहाँ पे, ऐसे देख रही है आई। ठीक, तो ऑब्जर्वर अगर हमें देखेगा, तो अगर हमें क्या, उसे क्या दिखेगा? उसे दिखेगा कि ये रे कहीं यहाँ से आ रही है,
कि ये जैसे ये रॉड यहाँ पे कहीं बेंड हो गया हो ऐसे करके, ठीक है, ये रे कहीं यहाँ से आ रही हो, ठीक, अगर हम उस पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये उसे कुछ रेज्ड दिखेगा, तो यहाँ से ये इस जो इंटरफेस है यहाँ से हमें ये क्या दिखेगा, जो रॉड है वो बेंड दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम ये आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ से रे आई और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो अगर हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ यहाँ मिलेगी, तो हमें क्या लगेगा कि ये रॉड ऐसे बेंड हो चुका है, ठीक है। तो इसका रीजन ये है, ये इन सब का इसका किस चीज़ का कॉज है, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर आप टब में नहा रहे हैं, कभी ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप उसमें अपने ब्रश को या फिर किसी भी रॉड जैसे स्ट्रक्चर को, जैसे कि आप पाइप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप उस टब में अगर इमर्स करें तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा बेंड आपको दिखाई देगा, जहाँ पे इंटरफेस है वाटर का और एयर का, वहाँ से बेंड दिखाई देगा, ठीक। तो उसका रीज़न ये है कि रे तो हमारी उसके बॉटम से चलेगी रॉड के, लेकिन जब हम इसे पीछे बढ़ाएंगे इस रे को, रिफ्रैक्टेड रे को, तो इसका इमेज कुछ हमें यहाँ पे ऐसा बेंड दिखाई देगा, यहाँ पे मिलेगा ये, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें ये ऐसा दिखाई देगा। आप इसे थोड़ा सा और पीछे करके ये मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो ठीक ऐसा आपको दिखेगा ये, इसलिए आपको ये रेज्ड दिखता है, ठीक। उसका रीज़न ये है, ठीक। इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बना लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये रे मैंने मिलाया नहीं है पीछे, आप इसे पीछे एक्सटेंड करके ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे मिला देंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, रेज्ड दिखेगा। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा होपफुली, ठीक है। तो इसका रीज़न ये होता है, ठीक। तो आइए अब हम देखते हैं अपना सेकंड वाला इफेक्ट रिफ्रैक्शन का। अगर जैसे हम सेकंड में क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, अगर हम पानी में किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो वो हमें जिस डेप्थ पे है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, जैसा ऐसा लगता है जैसे वो रेज्ड है, ऊपर आ गया है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये टब है हमारा, ठीक, उसमें हमने वाटर को भर दिया, ठीक। अब हमने उसके बेस पे एक कॉइन को रख दिया है, ठीक है। तो एक कॉइन को रख दिया, तो ये कॉइन हमारा रखा हुआ है। अब ये क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो यहाँ से रे चलेगी, ठीक, ये रे चलना स्टार्ट हुई, ये रे चलना स्टार्ट हुई, ठीक। तो जब ये सरफेस इंटरफेस पे आएगी तो यहाँ पे हमारा एयर है और ये वाटर है, ठीक है, वाटर है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। अब एयर के एज कंपेयर टू एयर, वाटर हमारा कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो अगर हम डेंसर से रेयरर की तरफ जाएंगे तो जो हमारा रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। तो ये हमारा जब नॉर्मल है एन और ये भी नॉर्मल एन है, दो सरफेस पे दो रे चली है वहाँ से, तो अब देखिए ये नॉर्मल से दूर जा रहा है। अगर ये अपने ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करता तो या इधर जाता, लेकिन ये बेंड हो गया, उससे दूर हो गया, ठीक। तो ये कहीं ऐसे जाके यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, उसके आई में ऐसे रे पहुंच रही है, ठीक। तो अगर इसी रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे मीट कराएं तो जो इमेज बनेगा कॉइन का वो यहाँ कहीं बनेगा। तो आप देखेंगे कि ये डेप्थ यहाँ पे था, ये कॉइन यहाँ पे था, लेकिन आपको इमेज उसका कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, ये रेज्ड हो गया, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है, ये किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी टब में इमर्स करके रख दीजिए तो वो आपको रेज्ड दिखाई देता है, उस डेप्थ पे ना होकर थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। उसका रीज़न यहाँ से रे डायग्राम से एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, बस डेंसर टू आप रेयरर जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रहा है, जिसकी वजह से इमेज आपको यहाँ दिखाई देगा ऊपर, ठीक। तो ये था रॉड वाला। और ये हो गया आपका जब कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेस किया जाता है तो वो आपको कैसा दिखता है, रेज्ड दिखता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला, ठीक। ये सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेन हो गया। अब हम करते हैं एक्सप्लेन किसको, थर्ड पॉइंट को। तो आइए थर्ड पॉइंट को देखते हैं। तो हम देखते हैं अपना ये थर्ड वाला पॉइंट, उसमें हमारा ये क्या है, आई है, ये थोड़ा बड़ा मैंने बना दिया है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, ये आई है। उसके बाद ये हमारा पूल है, स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है। तो अगर आप उसे कभी बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत मतलब कम डेप्थ वाला दिखेगा, मतलब उसकी डेप्थ आपको ज़्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन होता एक्चुअल अलग है, ठीक है। तो मैं वो बताऊँगा कैसे, ठीक। तो ये मान लीजिए हमारा ये सरफेस है वाटर का, ये इंटरफेस हो गया, यहाँ पे एयर और वाटर देखिए कॉन्टैक्ट सरफेस, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरफेस, ठीक है। यहाँ से आपका मीडियम बदल जा रहा है, ये ऊपर एयर है नीचे वाटर, तो ये क्या हो गया, इंटरफेस। तो इंटरफेस से लेके जो बॉटम है, एक्चुअल बॉटम है, वहाँ तक हमारा क्या हो गया, रियल डेप्थ, ठीक। तो मान लीजिए इस बॉटम का कहीं से रे चली तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो जब ये रे चली यहाँ से ऐसे देखिए ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, तो जब ये इंटरफेस से पहुँचेगी तो ये नॉर्मल हो गया हमारा, दो एन और एन दो नॉर्मल हो गए, ठीक। तो यहाँ से ये क्या होगा, अवे, अगर इसके ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करेंगे तो ऐसे जाएगा, कहीं इधर निकल जाएगा, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, ये भी इधर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ, ठीक, अवे फ्रॉम द नॉर्मल दोनों साइड से। तो ये हमारे आई को इधर मीट कर रहा है। अगर इसी रे को हम एक्चुअल इसका पाथ अगर ऐसे मिलाएं रिफ्रैक्टेड रे के, तो वो कहीं यहाँ मिल रहा है, देखिए ये आप ऊपर मिल रहा है कहीं, ये ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ कहीं ऊपर, ठीक। तो इस इमेज ये बन रहा है, तो हमें इसकी डेप्थ क्या दिखेगी, ये। तो ये क्या है हमारा, एपरेंट डेप्थ, मतलब ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल देखिए इतना है, लेकिन हमें क्या दिखेगा, एपरेंट डेप्थ।
इसका रीजन समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं ऐसे जा रही हैं, आप उसको पीछे जब मिलाएंगे एक्सटेंड करके तो वो कहीं यहाँ मीट करेगी, तो इमेज तो वहीं बनेगा जो मैंने बताया था। रिफ्लेक्शन के केस में मैंने बताया था कि रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिले वहाँ इमेज बनता है, ये अपीयर टू मीट हो। यहाँ पे भी वही केस है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ अपीयर टू मीट हो रही है, एग्जैक्टली मिल थोड़ी रही है लेकिन अपीयर टू मीट हो रही है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। तो इमेज जब यहाँ बनेगा, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था, ऑब्जेक्ट की डेप्थ यहाँ पे थी, अब इमेज यहाँ पे है, तो हमें डेप्थ क्या रिलेटिवली कम दिख रहा है, हमें इसका डेप्थ यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ दिख रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है, अपरेंट डेप्थ। ठीक, तो ये सब है हो गए इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अगर आपसे पूछेगा तो आप इसको रे डायग्राम से अच्छे से स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं, तो आप ये यहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से इंसिडेंट रे ऐसे चली, तो जब ये सरफेस पे आएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब बेंड होगी तो ये आई तक कैसे पहुंचेगी। अब इसी रिफ्लेक्टेड रे ये कहीं एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रही हैं, तो इसे हमें अपेरेंटली मीट कराना होगा, तो हम इसे पीछे एक्सटेंड ऐसे कर दिए। ठीक है, एक्सटेंड कर दिए तो यहाँ पे कहीं ये दोनों आके कट कर रही हैं, तो ये ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज यहाँ बना, एक्चुअल डेप्थ आप देख ही रहे हैं। अब ये जो इमेज इसका बनेगा यहाँ दिखेगा, हमें तो यहाँ दिखेगा, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये डेप्थ हो गया, लेकिन ये कैसा डेप्थ है, अपेरेंट डेप्थ। ये ओरिजिनल तो कुछ और है, हमें दिखेगा क्या, ये तो ये हो गया हमारा अपेरेंट डेप्थ। इसीलिए अगर हम कोई स्विमिंग पूल अगर ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं स्विमिंग पूल के बाहर से, तो उसकी डेप्थ हमें एक्चुअल में बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन वो होता थोड़ा ज़्यादा गहरा है। ठीक है, तो आप इससे भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ठीक, तो ये था इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। हमने रिफ्लेक्शन में भी दो लॉ देखा था। ठीक है, तो उसका जो पहला लॉ था, अगर आपको याद हो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ, तो वैसा ही कुछ हमारा यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है। क्या है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane। ठीक है, इसको एक डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये तो रिफ्लेक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं फिर से इसे कर देता हूँ ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाए और आपको अच्छे से चीज़ें आ भी जाए। मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये हमने इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। अब ये मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आके सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, तो मान लीजिए ये हमारा ग्लास है, ये क्या है, एयर है, तो ये इन दोनों का इंटरफेस होगा। ठीक, तो अब अगर हम एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रहे हैं, तो हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, तो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल हमारी लाइट क्या होगी, बेंड होगी। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आप पिछले वीडियो लेक्चर्स में ये सब आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ, ये एक्चुअल पाथ था, इस पे ना ट्रेवल करके ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। ठीक, तो ये हो गया हमारे मीडियम का इफेक्ट। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये आई है, कैपिटल आई से मैंने इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल आर से रिफ्रैक्टेड रे को। ठीक, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एन ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट, और एक वर्ड आप मत भूलिएगा कभी, क्या, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, कहाँ पे इंसिडेंट रे कहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे आके कट कर रही है इंटरफेस को, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ओ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे नॉर्मल भी है, इंसिडेंट रे भी है और यहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी है, तो ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ये प्लेन अगर आप कंसिडर करिए, ये वाली जो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड की हुई है इंटरफेस वाली प्लेन, अगर मैं इसे ऐसे काटूं अपने कॉपी को, तो इस प्लेन में ये सब लाई करेंगे। ठीक है, तो यही इस पहले लॉ का मतलब है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन पे मैं इसे बनाऊं तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसी पॉइंट पे तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। ठीक है, रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ रिलेशन बताता है हमें किसके किसके बीच में, इंसिडेंट रे और
रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे के बीच में हमें रिलेशन बताता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक। तो इस रिलेशन को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था स्नेल्स ने, इसीलिए इस लॉ को हम क्या कहते हैं, उनके नाम से भी जानते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से। किस लॉ के? स्नेल्स लॉ, ठीक। तो आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, आपको पहले मैंने उस पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं? स्मॉल आर, ठीक। रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। तो उसके बीच में इन्होंने रिलेशन निकाला था कुछ ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करके। तो साइन ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर, इसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। आप इस लॉ को कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी इन द सेंस कि जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा हो, तो आप इसे इंटरफेस पे लगाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट ओ के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। अब वैसे ही अगर मैं ग्लास स्लैब वाला अगर एग्जांपल ले लूँ, तो अगर मैं इस लाइट को थोड़ा सा और आगे ऐसे एक्सटेंड करूँ तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बन गया हमारा। तो अब डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो अवे होगा, तो लाइट यहाँ निकलेगी। तो इस पॉइंट पी पे भी हम इसको लगा सकते हैं। ये उस केस में हमारा जो एंगल आर है वो यहाँ पे भी एंगल आर ही होगा, बट ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो साइन ऑफ एंगल आर, साइन ऑफ एंगल आर अपॉन ये क्या होगा? इमर्जेंट एंगल। आपको पिछला वीडियो लेक्चर याद होगा, तो ये क्या होगा? इमर्जेंट एंगल। वो क्या हो जाएगा? साइन ई इक्वल्स टू क्या होगा? कांस्टेंट। आप अलग अलग पॉइंट पे इसको, इस स्नेल्स लॉ को लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो इसको ऐसे लगाते हैं, जिधर से इंसिडेंट वाली लाइट आ रही होगी उसका एंगल पहले ऊपर रहेगा, और जहां से रिफ्रैक्टेड वाली लाइट निकल रही होगी उसका एंगल नीचे होगा, साइन के साथ। साइन आप ये लगा लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फिर ये कांस्टेंट। मैं ट्रिग्नोमेट्री अभी जब उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो ये सब वैल्यूज आपको ऐसे ही याद रहेंगी, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उसको, तो आप उस लेक्चर के लिए भी रेडी रहिएगा, जल्दी आएगा। तो साइन आर अपॉन साइन ई इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसे आप स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं, ये इसका एप्लीकेशन है। इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। अभी जब मैं आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दूंगा तो उसके साथ भी कुछ इसका रिलेशन होगा, वो मैं आपको बताऊंगा वहां पे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ठीक। इसका जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट होना भी चाहिए। एंगल है, एंगल अपॉन एंगल क्या आएगा? कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, ठीक। साइन में कुछ आप वैल्यू रखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू आती है ना। साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, जैसे 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, 60 की वैल्यू √3/2 हो गई, तो इन सब की वैल्यू कांस्टेंट ही तो है। तो ये रेशियो क्या आएगा? फाइनली कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ, ठीक। ये यही बताता है, ठीक है ना। ये स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ इसे कहते हैं, ठीक। स्नेल्स लॉ, ठीक है। और जो ये रेशियो है, ये रेशियो जो है, इसका जो कांस्टेंट आ रहा है, इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ऑफ द मीडियम, ठीक, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है। यही जो कांस्टेंट आ रहा है, ये जो कांस्टेंट है ना, जो ये रेशियो लेने के बाद ये जो कांस्टेंट आएगा उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, मैं आगे अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वहां पे और अच्छे से मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। इन दोनों का रेशियो जो कांस्टेंट था उसे मैंने एक एन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसी एन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए अब इसको और अच्छे से डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। ये टर्म हमें यहाँ से मिला स्नेल्स लॉ से, तो आप देखते हैं ये होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि उस मीडियम में, जैसे देखिए एयर में मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है रेयरर मीडियम में। ऑप्टिकली जो रेयरर मीडियम होते हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, ठीक। तो हमारे पास अभी सबसे रेयरर मीडियम क्या है? एयर है या फिर वैक्यूम है, ठीक। तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये बेसिकली होता क्या है? मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन का मेन कॉज क्या है? वेरिएशन इन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, आपको याद होगा। तो जो रेयरर मीडियम है, जैसे मान लीजिए एयर है, किसी भी मीडियम का अगर हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो अगर एयर मीडियम, तो हम क्या करते हैं इसके लिए? स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट, ये बेसिकली होता क्या है? रेशियो होता है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर और एयर, ठीक, टू द स्पीड ऑफ लाइट
इन एनी मीडियम। अब ये मीडियम टर्म क्या होता है, तो लाइट जहां से ट्रेवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियम। कोई ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल जहां से लाइट ट्रेवल करती है हम उसे क्या कहते हैं, मीडियम। ठीक है, मीडियम। तो अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी भी मीडियम का। जैसे मान लीजिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो हम कुछ वैल्यू बताते हैं। वाटर का कितना होता है तो हम कुछ वैल्यू बताते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, वो वैल्यू भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाते लगाते। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अगर हमें बताना है ग्लास का, या फिर मान लीजिए हमें बताना है वाटर का, तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ये भी याद रखिएगा कि एक रिलेटिव टर्म है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट हमें पता होती है, और किसी भी मीडियम में, जैसे वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो गई, ग्लास में कितनी हो गई, उस वैल्यू से अगर हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसकी, वाटर की या फिर ग्लास की। यहाँ पे जिसकी वैल्यू हम प्लेस कर देंगे, जैसे मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो गई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब मान लीजिए v1 वेलोसिटी है किसमें, किसी भी मान लीजिए लिक्विड में, ठीक, वाटर में, और v2 वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन कोई v2 वेलोसिटी से चल रहा है कहाँ पे, ग्लास में। तो जो ये वैल्यू आएगी डिवाइड करने पे, ये वेलोसिटी तो हमें पता ही होगी, क्वेश्चन में दिया रहेगा कितनी वेलोसिटी से ग्लास में चल रहा है या इतनी वेलोसिटी से वाटर में चल रहा है। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n आएगा, n1 n2, ठीक, n1 n2 आएगा, तो ये जो n1 आएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वाटर का होगा। जो n2 आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ग्लास का होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को आप जो एयर या वैक्यूम में अगर उसको ग्लास की में जितनी वेलोसिटी उससे डिवाइड करेंगे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से में अगर आप वाटर में जो स्पीड है लाइट की अगर उससे डिवाइड करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो किसका आएगा, वाटर का आ जाएगा। ठीक है, ये ग्लास का आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, ये किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब जैसे क्या होता है, हर बार मीडियम एयर तो रहेगा नहीं, हर बार मीडियम एयर तो नहीं रहेगा। तो अब हमें क्या होता है कि जैसे लिक्विड में लाइट की वेलोसिटी पता है या स्पीड पता है, तो अब हमसे पूछ देगा ग्लास में, तो दो अलग अलग मीडियम का एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उसको भी निकालने का मैं तरीका आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो इन सब की वैल्यू भी मैं आपको निकालना सिखा देता हूं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस इस टर्म्स को थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, मैं अभी उसे बता देता हूं। तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे क्या, अगर मान लीजिए मैं 1 and 2 लिखूं, ठीक, 1 and 2 लिखूं, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जो पहले लिखा रहेगा इनके उसके रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2n1, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने मीडियम 1 डिफाइन किया है, यहाँ पे मीडियम 2 डिफाइन किया है। मीडियम 1 में लाइट की वेलोसिटी कितनी है, v1 है या स्पीड v1 है, और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कितनी है, v2 है। ठीक, तो 2n1 मैंने लिख दिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको सीधा यही सिंबल बना के आ गया ऐसे, तो आप इससे क्या सोचेंगे, बहुत स्टेटमेंट अगर वो नहीं लिख के आएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकता है, अगर आपको इसका मतलब ना समझ में आए। तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, अगर ये लिख के आएगा तो आप इससे क्या समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसका मतलब आप ये समझेंगे। ठीक है, तो अब इससे क्या हमें इंटरप्रेट करना है, ये इंटरप्रेट करना है जो अब मैं बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि अब क्या लिखेंगे। तो अगर ये चीज स्टेटमेंट लिख के आया है तो आप उसमें क्या करेंगे, v2 अपॉन v1 क्या हो जाएगा, 2n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। आप हमेशा याद रखेंगे कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का बता रहे हैं, मीडियम 1 का। जैसे इस यहाँ पे मैंने लिखा तो उसमें हम लोग मीडियम 1 का बता रहे हैं, तो वेलोसिटी या स्पीड किसकी ऊपर रहेगी न्यूमरेटर में, मीडियम 2 की। ठीक है, अभी आप उसको यहां से भी इजिली समझ सकते हैं। मैंने किया क्या, बस मैंने एयर हटा के कोई एक नया मीडियम लिख दिया, इतना ही किया अभी तक। मैंने एयर को हटाया, कोई नया मीडियम रख दिया, समझ गए। तो यहां पे भी मैं अगर किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा था तो मैं उसमें वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बता रहा था, समझिएगा मेरी बात को, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मैं उस मीडियम
को बता रहा था कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो मैं यहाँ पे भी तो वही कर रहा हूँ, किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा हूँ। ठीक, तो जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है उसकी वेलोसिटी न्यूमरेटर में रहेगी। ध्यान रखिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है उसकी वेलोसिटी हमेशा न्यूमरेटर में रहेगी। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ एयर के रिस्पेक्ट में बता रहा था तो स्पीड ऑफ एयर क्या होगा, न्यूमरेटर में। मैं यहाँ मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ तो जो लाइट की स्पीड होगी मीडियम 2 में, वो न्यूमरेटर में है। दिख रहा है यहाँ से, ये क्लियरली एकदम ऑब्जर्व हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से एकदम जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसकी स्पीड न्यूमरेटर में होगी। ठीक, आप इस सिंबल से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। एन के पहले जो लिखा रहेगा उसकी वेलोसिटी ऊपर रहेगी, एन के बाद जो लिखा रहेगा उसकी वेलोसिटी नीचे रहेगी। ठीक, अगर आपको स्टेटमेंट लिख के आ गया तब आप कैसे लिखेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, जो डिनोमिनेटर में जिसकी वेलोसिटी रहेगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में बताने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, उसका सिंबल ये होता है। अब जैसे मैंने एक सिंबल यहाँ पे लिखा है 1 and 2, तो इससे आप क्या इंटरप्रेट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसका लेना है हमें, यहाँ पे 1 का लिए थे, यहाँ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, पहले क्या है 1 है, मीडियम 1। तो ये चीज इंटरप्रेट आप करेंगे स्टेटमेंट से। तो अब यहां से अगर कोई न्यूमेरिकल बन के भी आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट को लेके हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप किसी मीडियम की वेलोसिटी बतानी है, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो आप क्या करेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर किसी मीडियम का किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में बात करना है, अगर वो एयर मीडियम नहीं है, जैसे लिक्विड वाटर, मान लीजिए मीडियम 1 मीडियम 2 है, ये लिक्विड है ऊपर वाला और ये ग्लास है। अब आप सोचेंगे मैंने एट रैंडम कैसे लिख दिया लिक्विड ग्लास, तो आप मैंने जो रे डायग्राम बनाया उसे भी आप देख सकते हैं। जो डेंसर मीडियम रहेगा रिफ्रैक्टेड रे उसकी तरफ बेंड करेगी, तो ग्लास और लिक्विड में रिलेटिवली डेंसर कौन है, ग्लास है। ठीक, तो इसलिए ये लिक्विड ये ग्लास, तो लिक्विड और ग्लास के रिस्पेक्ट में अगर बात करना है, ग्लास के रिस्पेक्ट में लिक्विड का बात करना है या फिर लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का बात करना है, तो उसके लिए आप ये दोनों टर्म समझ सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे लिखवा दिया कि अगर सिंबल बना के आए तो जो सिंबल एन के पहले रहेगा उस मीडियम की स्पीड न्यूमरेटर में होगी। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे, आप उसको यहां से भी रिलेट कर सकते हैं। मैंने एयर के रिस्पेक्ट में किसी और मीडियम का बताया, तो एयर में जो स्पीड है लाइट की वो न्यूमरेटर में है और जो मीडियम में है वो डिनोमिनेटर में है। तो आप इससे भी कंपेयर करके ये कर सकते हैं। तो अब इससे कोई न्यूमेरिकल बनता है तो आपसे ये इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक, तो और कैसे कैसे न्यूमेरिकल या और कैसे कैसे रिलेशन होते हैं मैं इसमें बता देता हूँ अच्छे से आपको। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो बताया था उसमें एक और टर्म, मैंने उस टर्म का नाम नहीं लिया है, तो उस टर्म को मैं बता देता हूं आपको। वो टर्म क्या है, एब्सलूट। क्या है, एब्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ये कब हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं, अगर हमारा जो किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, अगर एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसी भी मीडियम का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं तो हम उसे कहेंगे एब्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, और अगर किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में, जैसे वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वो क्या हो जाता है, रिलेटिव। मैं आपको ये सब पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं, फॉर्मूला भी बता चुका हूं, लेकिन बस ये टर्म का नाम नहीं लिया था, इसलिए मैं इस टर्म का नाम ले लेता हूं कि अगर आपसे ये पूछेगा टर्म का नाम लेके डेफिनेशन 1 मार्क्स का पूछ दे तो आपका कहीं से मार्क्स कटे ना। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में ग्लास का वाटर के, ग्लास का हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, वाटर के, या फिर वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सलूट क्या हो गया, अगर हम एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, एब्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीजें क्लियर हुई यहां तक। ठीक,